डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट नंबर 4 है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन की स्टार्टिंग रहेगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी काफ़ी डिटेल में है। तो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो दो पार्ट में रहेंगी। जो ये दो लास्ट पार्ट रहेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये दोनों इंटरेक्शन से रिलेटेड रहेंगे। तो पहले पार्ट में हम जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन देखेंगे, और उसके बाद मेन जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले जो प्रीडिएशन है उसको, और जो कंपटीशन है, ये दो टाइप की इंटरेक्शन है वो इस पार्ट में रहेंगी। बाकी की जो इंटरेक्शंस हैं वो हम जो लास्ट पार्ट रहेगा फिफ्थ पार्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। For any species, minimal requirement is one more species on which it can feed। तो किसी भी स्पीसीज के लिए मेनली एक कम से कम एक ऐसी रिक्वायरमेंट तो रहती है जो वो किसी दूसरी स्पीसीज को क्या कर सके, खाने के रूप में यूज कर सके। इवन ए प्लांट स्पीसीज नीड सोयल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सोयल एंड न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बोलेंगे प्लांट तो किसी चीज़ को खाते नहीं है, तो प्लांट को भी माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है, ताकि जो माइक्रोब्स है वो मिट्टी को ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर लेके आए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्प्शन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रोब्स इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। यही डेफिनेशन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग पशु पक्षी हैं, या फिर जो प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, संपर्क में आते हैं, और एक दूसरे को अलग अलग ढंग से वो प्रभावित करते हैं, ताकि सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उन्हीं को इंटरेक्शन बोला जाता है। टाइप होती हैं इंटरेक्शन दो प्रकार की, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में यदि इंटरेक्शन देखने को मिलती है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जबकि इंट्रा होती है विद इन, जब एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर्स के बीच में हमको इंटरेक्शन देखने को मिले उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? कैन बी बेनिफिशियल, मतलब हो सकता है एक स्पीसीज का बेनिफिट हो, उसको बेनिफिटेड स्पीसीज बोलेंगे, जिसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे के लिए वो डेट्रीमेंटल हो सकती है, मतलब नेगेटिव साइन यूज करेंगे, मतलब नुकसानदायक। और न्यूट्रल के लिए हम जीरो साइन है वो यूज करते हैं इंटरेक्शन के केस में, जिसको ना तो कोई हार्म हो ना कोई इसको बेनिफिट हो। और हम टेबल से देखते हैं अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन है, जैसे एमेंसलिज्म है, म्यूटलिज्म है, कमेंसलिज्म है। तो म्यूटलिज्म, ये सबसे पहले एमेंसलिज्म देखेंगे। इसमें जो स्पीसीज वन है उसका नुकसान होता है, दूसरी स्पीसीज का ना फायदा ना नुकसान। तो हम सीधा इनकी डेफिनेशन यहीं से देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज नॉट बेनिफिटेड एंड नॉट हार्म्ड, मतलब न्यूट्रल रहती है, उसको अमेंसलिज्म बोला जाता है। और ये जर्नल नेचर ऑफ इंटरेक्शन कहाँ पाई जाती है? द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स होते हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। उससे क्या होएगा? जो लोअर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोक रहे हैं उनका तो नुकसान है, लेकिन जो ग्रोथ रोक रहे हैं, जो पावरफुल एनिमल्स हैं, उनका इसमें कोई ना फायदा है ना नुकसान है। उसके बाद है म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म में दोनों का फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं, जैसे लाइकन हम पढ़ते हैं, लाइकन के अंदर भी ये एसोसिएशन पाई जाती है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में होता है बिल्कुल एक ही जीव बन के रहे हो, दो जीव एक जीव, लेकिन म्यूटेलिज्म में दो अलग अलग जीव होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी ये। और ओब्लिगेटरी का मतलब है इकट्ठे मिलके ही रहेंगे। जैसे जो क्रोकोडाइल है और जो बर्ड्स हैं, जो क्रोकोडाइल हैं जब भी ये खाना वगैरह खाते हैं तो अपने माउथ को ओपन करके बैठ जाते हैं, और जो बर्ड्स हैं क्या करते हैं, इनके दांतों में जो भी जो मटेरियल वगैरह फंसा होता है तो उसको खा जाते हैं ये। तो इसमें दोनों का फायदा होते हैं, जो क्रोकोडाइल उसके दांत साफ हो जाते हैं और बर्ड्स को खाना मिल जाता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, ऊपर वाले का उल्टा है बिल्कुल ये। तो इसमें पॉपुलेशन वन इज कॉमेंशियल बेनिफिटेड, इसको कॉमेंशियल बोला जाता है। और दूसरे का क्या होता है? नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे सक्रिफिश ऑन शार्क। तो ये एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे कमेंशियलिज्म जब पढ़ेंगे। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। एग्जाम्पल ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एक एक करके इनको हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो इस पार्ट में हम मेनली प्रीडिएशन के और कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा होता है, पैरासाइट होते हैं और जिसके ऊपर वो रह रहे हैं जीव उसका नुकसान करते हैं, जैसे अमर व्हेल होता है।
तो अमरवेल क्या करेगा, जिस भी प्लांट पे रहेगा वो उसे खाना पानी लेता रहेगा, उसको तो नुकसान करता है जबकि खुद का फायदा करता रहता है। प्रीडिएशन में क्या होता है, सेम टाइप की इंटरेक्शन है, लेकिन पैरासिटिज्म में और प्रीडिएशन में फर्क इतना है कि जो पैरासिटिज्म है वो जीव को मार के नहीं खाते हैं, जिस भी जीव पे रहेंगे वो उसको जिंदा ही उसको क्या करते रहते हैं, उसका खाना पानी निकालते रहते हैं। लेकिन प्रीडिएशन में एक जीव है वो जो लार्जर है वो प्रीडिएटर होता है और प्रे को वो मार के खाता है, तो जैसे लायन प्रीडिएटर ऑन डियर होते हैं। तो इनको डिटेल में हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं हम प्रीडिएशन से। टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज प्रीडिएटर इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर वन प्रे इज लॉस्ट। मतलब इस ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें एक स्पीसीज है प्रीडिएटर है उसका तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, जबकि जो प्रे है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है, खत्म ही हो जाता है वो। तो दो टाइप की प्रीडिएशन होती है, हर्बीवोरी प्रीडिएशन जिसके अंदर क्या आते हैं कि प्रे स्पीसीज आर प्लांट्स, जिसमें जो शिकार करके हम खाते हैं, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को किल करके खाते हैं, जैसे हम भी जो गेहूं वगैरह काटते हैं, काटने के बाद उनका सीड वगैरह लेते हैं, तो हर्बीवोरी प्रीडिएशन में आता है। जबकि कार्निवोरी में क्या करते हैं, जो भी प्रीडिएटर है वो एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो वो कार्निवोरी प्रीडिएशन कहलाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रीडिएशन का, कीप प्रे प्रीडिएटर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि प्रीडिएटर नहीं है वहाँ पे, यदि उनको मार के खाने वाले ज़्यादा नहीं है, तो जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इकोसिस्टम में। तो यही बात करके एब्सेंस ऑफ ईच अदर, मतलब ये हो सकता है यदि प्रे नहीं है तो प्रीडिएटर भी नहीं मिलेंगे, और प्रीडिएटर की संख्या को भी कंट्रोल प्रे करके रखते हैं। तो एक लोट का वोल्टेरा मॉडल आता है हायर क्लासेज में जो क्या कहता है कि जो प्रे और प्रीडिएटर हैं ये एक दूसरे की संख्या को स्टेबल बना के रखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वैन स्टारफिश पायस्टर रिमूव्ड फ्रॉम ए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। अब इसमें क्या किया गया है, एक स्टारफिश पायस्टर नाम की स्टारफिश है, जब उसको अमेरिका के जो पैसिफिक प्रशांत महासागर से हटाया गया, हालांकि ये प्रीडेटर है शिकार करके खाता है, तो जब इसको हटाया गया तो ये होना चाहिए कि जो जीव जिनको ये शिकार करके खा रहा था उनकी संख्या तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई, जो उसकी 10 स्पीसीज है वो बिल्कुल खत्म हो गई। कारण क्या था कि उनको कंट्रोल करने वाली जो स्पीसीज थी उनकी संख्या कंट्रोल करने वाली वो खत्म ही हो गई थी, वहां से हटा दिया गया था उसको, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ी कि जिसकी वजह से इनके बीच में मारकाट मच गई, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन मिला इनके बीच में, जो कि रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से एकदम से सारी स्पीसीज खत्म हो गई। तो एक दूसरे की मतलब बैलेंस बनाने के लिए प्री प्रीडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडोप्टेड इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, जैसे हमने जो अलग अलग पेस्ट कंट्रोल मेथड वगैरह पढ़ी थी और उसके अंदर जो बायो कंट्रोल मेथड में देखा था कि प्री प्रीडिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कीड़े वगैरह यदि हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं तो उनके प्रीडिएटर को हम खेतों में लेके आके छोड़ देते हैं। प्रीडिएटर मेंटेन स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिटिंग प्रे स्पीसीज। तो वही बात आ गई जो इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि उनके बीच में कंपटीशन आ गया था, तो जो प्रीडेटर यदि है वहां पे तो वो कंपटीशन नहीं होने देता उनके बीच में, जिसकी वजह से वो प्रे स्पीसीज की संख्या को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है ये अलग अलग टाइप के हम प्रीडिएशन देख सकते हैं, और कंपटीशन है यहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं, चींटी हैं जो, और यहाँ पे जो ये भी प्रीडिएशन का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक जो मकड़ी है वो मक्खी को लिए हुए है, ये प्रीडिएशन है एक टाइप का, जो कार्निवोरी है चूहे को ले रहा है, जो ये आउल है। उसके बाद जो बाज है वो छोटे पक्षियों को खाता है, और उसके बाद जो ये एक टाइप का जो इंटरेक्शन हम देखते हैं ज़्यादातर जो वनों में देखने को मिलता है, डिस्कवरी वाले दिखाते हैं शिकार करते हुए जो शेर वगैरह हैं, चित्ते वगैरह के, जो बाज है ये भी प्रीडिएशन में आता है। ये कोकून वगैरह होते हैं जो छोटे, तो इनको चींटियाँ खा जाती हैं, बड़े के उसके होते हैं, तो प्रीडिएशन। और जो ये हम देख सकते हैं जो फिश है वो किसको खा रही है, छोटी फिशेज को। तो ये सारे प्रीडिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो रिजल्ट क्या होता है प्रीडिएशन का, क्या परिणाम निकलता है प्रीडिएशन से नेचर में, इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडिएटर। तो यदि नेचुरल प्रीडिएटर यदि अब्सेंट है, मतलब किसी भी जीव को खाने वाला यदि वहाँ पे अब्सेंट है, तो इन्वेसिवनेस ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब है बाहर से आने वाली स्पीसीज का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है, बाहर से घुसपैठ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920। 1920 के अंदर प्रिकली का मतलब नोकदार पियर शेप्ड का जो कैक्टस है वो इंट्रोड्यूस किया गया
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसने क्या कर दिया, ब्रोड अंडर कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रीडिएटर ए मोथ। और ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर बाहर से क्या लेके आना पड़ा, एक मोथ, एक कीड़ा लेके आना पड़ा जो कि इसको खत्म करता गया। तो इन्वेसिवनेस किसी भी बाहरी स्पीसीज की, कोई भी बाहरी स्पीसीज जो इन्वेसिव स्पीसीज है, जो कि अपनी नॉर्मल नेटिव स्पीसीज को नुकसान दे रही है, चाहे वो प्लांट की चाहे एनिमल को, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं उसके प्रीडेटर को डाल के, जैसे कि हमने जो बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखा था, वही कॉन्सेप्ट है ये। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ए प्रे स्पीसीज बाय प्रीडिएटर में काज प्रे एक्सटिंक्शन फॉलोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ ए प्रीडिएटर स्पीसीज। यदि हम ज़्यादा यूज करते हैं किसका, प्रे स्पीसीज का, ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब ज़्यादा विनाश कर देते हैं, जो प्रीडिएटर हैं वो ज़्यादा खाते हैं, मतलब जरूर से ज़्यादा खा रहे हैं और वैसे ही मार मार के छोड़ रहे हैं प्रे को, उससे क्या होगा, जो प्रे एक्सटिंक्शन, प्रे की खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, और जिससे क्या होगा फिर बाद में प्रीडिएटर को भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो उनकी स्पीसीज है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रीडिएटर आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मतलब चालाक, जो प्रीडिएटर्स हैं वो बड़े चालाक होते हैं, जैसे बाज है बड़ा चालाक होता है। वही प्रे स्पीसीज इवोल्व्ड, जबकि प्रे में, क्योंकि जो प्रे है शिकारी है, मतलब शिकार जिसका शिकार होना है, प्रे वो जीव है, वो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जो आइडिया है वो लगाता है, मतलब अलग अलग उसने जो वेरियस डिफेंस सिस्टम है वो अपने इवोल्व कर रखे हैं उसने, क्या करने के लिए, लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडिएशन, मतलब शिकारी से बचने के लिए। और शिकारी फिर अपने दिमाग पे क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा के ऐसे ऐसे नए नए तरीके निकालता है जिससे कि वो प्रे को पकड़ सके। और दोनों के बीच में जो यही जंग चलती है, इवोल्यूशन होता है, तो नए नए तरीके प्रे के पास आते रहते हैं और प्रीडिएटर ज़्यादा से ज़्यादा चालाक बनता रहता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ प्रे अडेप्टेशन, मतलब जो शिकार है वो क्या क्या अनुकूलताएं अपनी अनुकूलताएं शो करता है ताकि वो प्रीडिएटर से बच सके। सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लेज्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय प्रीडिएटर व्हाइल सम आर पॉइजनस। तो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मेंढक होते हैं जो कि क्रिप्टली का मतलब है बहुत ही चमकीले रंग के होते हैं, और क्रिप्टली का मतलब ये भी हो सकता है कि वो छुपने वाले कलर्ड वाले होते हैं। क्रिप्टिकली का मतलब यही मिलेगा कि जो अपने आप को छुपा सकें, हिडन कर सकें, कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो कर सकें, जो चकमा दे सकें प्रीडेटर को। जैसे बताया था जो वीडियोज के अंदर, प्रीवियस वीडियोज में जब हमने बात करी थी कैमोफ्लेज बिहेवियर की, जो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जैसे आर्मी की ड्रेस होती है उसके ऊपर जो पट्टियाँ वगैरह बनी होती हैं, तो वो जो टेररिस्ट होते हैं उनसे कैमोफ्लेज्ड बिहेवियर शो करने के लिए जंगलों में जैसे ज़्यादातर आर्मी काम करती है, तो उनकी जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर की बनाई गई होती है, स्पेशल उसका एक पैटर्न बनाया जाता है ताकि सराउंडिंग के साथ मिलके वो जो सैनिक है वो ना दिख पाए। तो उसी को कैमोफ्लेज बिहेवियर बोलते हैं, चकमा देने के लिए यूज किया जाता है ये। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि जहर भी, पॉइजनस भी होते हैं, मतलब जहरीले सब्सटेंस है वो छोड़ते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, इज हाईली डिस्टेस्टफुल, मतलब उसका टेस्ट है बहुत ही खराब होता है, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल एक्वायरिंग ड्यूरिंग इट्स कैटल। और ये केमिकल भी खास बात है, इसका खुद का नहीं होता, ये जब इसकी कैटरपिलर स्टेज होती है तो ये कैसे पॉइजनस वीड के ऊपर जीवित रहती है कैटरपिलर स्टेज, और जब ये पॉइजनस वीड को खाती है तो उस वीड से इसके पास वो केमिकल आ जाता है, और वो केमिकल इसको फिर किसी भी शिकारी पक्षी है या शिकारी कोई भी जो इसको शिकार करके खाता है उससे बचाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्लांट अगेंस्ट प्रीडिएशन अडेप्टेशन, मतलब प्लांट क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने आप का शिकार होने से बचाने के लिए। तो इसमें हार्बिवोर्स आर प्रीडिएटर्स फॉर प्लांट्स, और हार्बिवोर्स ही इनको खाते हैं, ज़्यादातर जो शाकाहारी जीव हैं जैसे डियर वगैरह हो गया वही इनको खाते हैं प्लांट्स को। एग्जाम्पल 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, और जो डियर वगैरह तो खाते हैं ही है, साथ में जो कीड़े हैं, जो 25% कीड़े हैं वो फाइटोफैगस का मतलब प्लांट को खाने वाले होते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस का मतलब फीडिंग के रूप में यूज करने वाले। प्रॉब्लम इज दैट, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दियर प्रीडेटर। तो प्लांट है वो अपने प्रीडेटर से छुप के भाग नहीं सकते हैं, उनको तो मतलब वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो उन्होंने भी स्पेशल टाइप के मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस सिस्टम इवोल्व कर लिए हैं। वो अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, मोर्फोलॉजी मतलब उनकी स्ट्रक्चर अलग पाई जाती है ताकि वो किससे बच सकें, हर्बीवोर से बच सकें। जैसे थोर्न है, कांटे हैं, एकासिया एकासिया के अंदर और कैक्टस के अंदर कांटे जो पाए जाते हैं वो मोर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस ही हैं। वो क्या करते हैं, कांटे जब भी कोई हर्बीवोर उनको खाएगा तो उनके वो लगेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, प्लांट का डिफेंस हो जाता है। मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्लांट होते हैं जो कि कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है उनको बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं
और यदि कोई भी हर्बीवोर उनको खाता है तो वो क्या हो जाता है, सिक, बीमार कर सकते हैं उसको, या फिर डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। जैसे वीड कैलोट्रोपिस होता है बांग का पौधा जो कि ज़्यादातर अबंडेंट फील्ड में उग जाता है, तो प्रोड्यूस्ड हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो क्या करता है ये, जो कार्डियक का मतलब हृदय से रिलेटेड, मतलब हृदय के लिए एक जहरीला पदार्थ है ग्लाइकोसाइड है, वो तैयार करता है। और ये केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल, और इसी सब्सटेंस को बांग से अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग उत्पाद जैसे निकोटिन है, कैफीन है, कुनीन है, स्टायरिनाइन है, ओपियम है, तो अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस है वो हम निकालते हैं अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पर्पज से। लेकिन ये पैदा क्यों किए जाते हैं प्लांट के द्वारा? ग्रेजर्स और ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये जो आवारा पशु होते हैं जो इधर उधर चरते हुए चलते हैं, मतलब चरने वाले जो जीव होते हैं, तो ग्रेजिंग का मतलब तो वैसे चरना होता है, ब्राउजर का मतलब आवारा होते हैं जिनको खाना भी नहीं होता, वैसे ही इधर उधर वो मुंह मारते हुए चलेंगे, मतलब खा के उनको टहनी ऐसे छोड़ दी। तो उनसे बचाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं ये प्लांट, ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस है वो बनाते हैं। उसके बाद है सेकंड जो इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों की दोनों जो स्पीसीज है उनका नुकसान होता है, और ये एक ही स्पीसीज के मेंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज के भी, इसलिए इसके टाइप होते हैं दो। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि दो स्पीसीज के बीच में हो, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है यदि वो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में हो। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हानिकारक माना जाता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एक स्पीसीज के अंदर जो होता है। पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा ज़्यादा स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा हार्मफुल होता है। डार्विन कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से जो इवोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में कंपटीशन है, तो जो हायर, जो अच्छी स्पीसीज है जो अपने आप को ज़्यादा अडप्टेड बना लेती है वो आगे बढ़ती रहती है, जबकि दूसरी जो कंपटीशन अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है उसकी डेथ हो जाती है। तो डार्विन के अनुसार तो इवोल्यूशन में तो अच्छा रोल किसने प्ले किया है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ने, लेकिन हार्मफुल जो किसी भी स्पीसीज के लिए होती है वो इंट्रास्पेसिफिक होती है। रीजन क्या है इसके, वैन क्लोजली रिलेटेड और टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। Example, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident species compete for the common food zooplankton in lake। तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो कंपटीशन के, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के, तो जब टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही जगह पे आती हैं लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, उनका जो कंपटीशन चलता है, लिमिटिंग का मतलब जो एक फिक्स चीज़ है जो बढ़ नहीं सकती है, जैसे कि सैलो साउथ अमेरिकन लेक, मतलब क्या है, ये झील है साउथ अमेरिका के अंदर। सैलो का मतलब है छिछले पानी की झीलें बोलते हैं इनको, जो ज़्यादा गहरी ना हो। तो वहाँ पे फ्लैमिंगो आते हैं, और फ्लैमिंगो क्या करते हैं, जब खाना खाएंगे, कॉमन फूड खाएंगे, तो जो रेजिडेंट पीस हैं उनके लिए वो कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। और क्या खाते हैं वो, जो रेजिडेंट फिश हैं और जो फ्लैमिंगो है, दोनों एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। जो जू प्लैंकटन होते हैं ना, वो तैरते हुए जो जीव होते हैं पानी के अंदर, उनको खाते हैं ये। तो जो फ्लैमिंगो हैं वो क्या करते हैं, फिर कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं जो रेजिडेंटिंग फिश है उनको। व्हेन फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, तो इससे भी क्या होता है, जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। कैसे, यदि एक स्पीसीज है वो फटाफट खा लेती है, फिटनेस उसकी अच्छी है, दूसरी की क्या है, लोअर फिटनेस है, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, जो अच्छी फिटनेस वाली स्पीशीज है वो बढ़ेगी। जैसे अबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस्ड। जब बकरियों को इस आइलैंड के ऊपर, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर लेके जाया गया, तो वहाँ की जो टोर्टोइज थे, जो कछुए थे, और जो अबिंगडन मतलब एक स्पीसीज है, तो उनके जो कछुए थे वो जल्दी जल्दी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि जो गोट है उसका जो ग्रेजिंग पावर है, जो ग्रेजिंग एफिशिएंसी है, ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं सारा कुछ। और जबकि जो कछुए होते हैं टोरटोज, वो आराम आराम से चलते भी हैं, आराम आराम से खाते भी हैं, तो जिसकी वजह से सारा घास है वो तो बकरियां खा जाती हैं, और जो टोरटोज हैं वो फिर आराम आराम से ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये रियल एग्जाम्पल है जो कि कंपटीशन का एक नेगेटिव रोल है वो शो करता है। उसके बाद है, हम अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन देख सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। जैसे देख सकते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो प्लांट्स के अंदर ही अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज, मतलब जो
एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक में दो अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे कोरल्स हैं उनकी अलग अलग स्पीसीज है, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, हो सकता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे एक दूसरे के साथ बिल्कुल फेस टू फेस होकर कंपटीशन करें, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को इफेक्ट करें। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरफ्रेंस, एक्सप्लोटेशन एंड अपीरेंट कंपटीशन। तो अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होते हैं। जैसे कुछ में तो जो कंपटीशन है वो जैसे गोट और गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो टोरटोइज थे उनके बीच में कंपटीशन डायरेक्ट था। लेकिन कई बार जीव ऐसी चीज को खा लेते हैं जो दूसरे जीव उनको डायरेक्ट तो नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट होता है। जैसे लायन है, लायन किनको खाता है, जो हर्बीवोर्स है उनको। और मान लो जो खरगोश है या फिर कोई ऐसे जीव हैं जो कि क्या करते हैं, घास फूस को ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स है वो खतरे में पड़ जाएगा, और उसकी वजह से जो कार्निवोर्स हैं वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो इनका कंपटीशन, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद है कम्पिटिटिव रिलीज। तो कुछ हम प्रोसेसेज हम वो पढ़ेंगे अभी। तो कम्पिटिटिव रिलीज क्या होती है? स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। तो कोई भी प्रजाति है वो अपने फिक्स एरिया के अंदर ही पाई जाती है, वहीं पे वो मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड होती है, वो वहीं पे मिलेगी बस। एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली। और वो यदि अपना डिस्ट्रीब्यूटल रेंज का मतलब है वो ज़्यादा एरिया में फैल जा रही है। ड्रामेटिकली का मतलब बहुत ही एक नाटकीय रूप से बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल सकते हैं। व्हेन कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। कब फैल जाती है ये? जब उसकी कंपटीशन वाली स्पीसीज है उसको यदि हम रिमूव कर दें। यही फिनोमेना होता है कम्पिटिटिव रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, कम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन को। तो जब मान लो दो स्पीसीज के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उसमें से एक कम्पिटिटिव स्पीसीज को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो जो पहले वाली जो नॉर्मल स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ड्रामेटिकली फैल जाती है। इसी को कम्पिटिटिव रिलीज बोला जाता है। कोनियल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब फील्ड के अंदर जाके एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्जर्व की थी। कहाँ पे? ऑन रॉकी सी कोस्ट, जो समुद्री किनारे हैं, चट्टानी समुद्री किनारे स्कॉटलैंड के, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पे क्या देखा? लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर, मतलब दो स्पीसीज थी बार्नेकल, इनकी बार्नेकल्स की एक बालनस स्पीसीज थी, दूसरी काथामेलस थी। तो इसमें जो बार्नेकल थी, ये बैलनस थी, तो वो क्या थी? सुपीरियर थी, और वो लार्ज मतलब साइज में लार्ज थी। और कम्पिटिटिवली सुपीरियर का मतलब है वो कंपटीशन में ज़्यादा मात दे रही थी किसको? जो कैथामेलनस है उसको। और थोड़े टाइम के बाद क्या कर देती है ये जो स्मॉल साइज की होती हैं ये बार्नेकल, मतलब एक प्रकार का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पिक भी हम देखेंगे इनकी बार्नेकल की। तो अलग अलग स्पीसीज हैं बालनस और कैथामेलस। तो बालनस है वो क्या कर देती है? कैथामेलस को वहाँ उस रीजन से हटा देती है। और यदि हम इनमें से जो सुपीरियर है उसको हटा दें उस रीजन से, तो जो कैथामेलन्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, उसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज हम बोल सकते हैं। तो हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इस कंपटीशन का वो कौन भुगतते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं। कार्निवोर्स के ऊपर कम ही इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पिक से हम देखते हैं, जैसे काथामेलनस है, ये छोटे वाले ऊपर देख रहे हैं हम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्री किनारों के आसपास पाए जाते हैं। और उसके बाद जो बालनस हैं वो बड़े साइज के होते हैं, सुपीरियर होते हैं। और क्या करते हैं? ये जो बड़े वाले साइज के जो बालनस बार्नेकल होते हैं ये छोटों वालों को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन यदि हम इसको हटा दें यहाँ से तो ये वाली संख्या है इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी को हम क्या समझते हैं? एक कम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। उसके बाद है गोज कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है कि जब टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने क्या बताया था कि दो स्पीसीज हैं, यदि सेम रिसोर्सेज के लिए उनके बीच में कंपटीशन है, एक ही चीज़ के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। उनमें से जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है, मतलब जो सही ढंग से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, वो आराम आराम से ख़त्म होती हुई चली जाती है और एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जबकि जो दूसरी सुपीरियर है वो वहाँ पे अच्छे ढंग से पनप सकती है। मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो इसकी कंडीशन क्या दी उन्होंने कि जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, लिमिटिंग का मतलब फिक्स होने चाहिए,
ये नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना अपना खाना खाते रहेंगे। लेकिन जब रिसोर्सेज एक ही चीज़ के लिए वो लड़ झगड़ रहे हैं, उस केस में ही ये जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये काम करता है। मैकेनिज्म इवोल्व्ड फॉर को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। वैसे पाया जाता है कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये थ्योरेटिकल तो सही है, लेकिन ज़्यादातर ये नेचर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही है, तो उनके बीच में अलग अलग अडेप्टेशन पाया जाता है। जैसे रिसोर्स पार्सनिंग पाया जाता है। रिसोर्स पार्सनिंग का मतलब है जैसे एक पेड़ पे अलग अलग जीव, जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वो अपनी जगह बांट लेते हैं। भाई आपको इस जगह पे खाना है, ठीक है, वो चूजिंग बाय चूजिंग फॉर इंस्टांस डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरएगिंग पैटर्न। तो उनका जो खाने का टाइम है, कुछ रात को खाना खाते हैं और कुछ दिन में खाना खाएंगे, तो वो डायरेक्ट कंपटीशन से बचने के लिए अपनी फीडिंग टाइम उसमें चेंज कर लेंगे। या फिर फोरैगिंग पैटर्न का मतलब उनका शिकार करने का जो तरीका है उसको वो चेंज कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो शिकार करके खा रहे हैं तो वो भी वो चेंज कर सकते हैं पार्सनिंग के द्वारा। रिसोर्स पार्सनिंग मतलब बंटवारा करके रहना। मैक अर्थर सोड, तो मैक अर्थर ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री। वार्बलर क्या होती हैं? चिड़िया जो नॉर्मली हम स्पैरो बोलते हैं वो होती हैं ये, और ये एक ही पेड़ पे रह रही थी, 5 स्पीसीज थी। एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लेकिन इनके बीच में इनका हालांकि रिसोर्स एक ही के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन इनके अंदर कभी भी कंपटीशन नहीं पाया गया, ये एक साथ रह रही थी वहाँ पे, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन दियर फॉरएगिंग एक्टिविटी। मतलब उनके जो फॉरएगिंग एक्टिविटी शिकार करने के जो गुण हैं उनके अंदर उनका बिहेवियरल अडेप्टेशन था। तो हम पिक से देखेंगे सबसे पहले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला गया है, मान लो कोई भी स्पीसीज एक जगह पे अच्छे ढंग से फल फूल रही है, सारे कीड़ों को वो अकेली खा रही है, लेकिन जैसे ही रेड कलर की वहाँ पे एक सुपीरियर स्पीसीज आ रही है बर्ड्स की, तो उसकी वजह से जो येलो वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम पे जो रेड वाले हैं वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिसे आराम आराम से येलो वाले हैं वो कम होते चले जाएंगे। जबकि जो रिसोर्स पार्सनिंग है वो क्या कहता है, जैसे ये 5 स्पीसीज जो मैकार्थर ने बोला था, 5 अलग अलग टाइप के वार्बलर होते हैं, स्पैरो होती हैं ये, और ये क्या करती हैं, जैसे एक ही पेड़ पे यदि रह रही हैं, तो जो ये ब्लैक बुरमीनियन बुरमीनियन वार्बलर है, तो ये क्या करती है, बाहरी रीजन में जो हम सेडेड जो एक अलग से रीजन बना रखा है ट्री का, इन ट्री में अलग अलग रीजन दे रखे हैं, देख सकते हैं हम, जो थोड़ा सा एक येलो पोर्शन है बाकी ग्रीन कलर है, जो येलो पोर्शन है उसके ऊपर ये उस रीजन को ये खाती है, उसको उसके अंदर जितने भी कीट वगैरह होते हैं उनको खाती है। जबकि जो ब्लैक थ्रोटेड है ग्रीन वार्बलर, ये कहाँ पे रहती है, मिडल से में रहेगी। जो केप में वार्बलर है ये कहाँ पे, टिप रीजन पे ज़्यादा रहती हैं, और बे ब्रिस्टेड वार्बलर है इनका थोड़ा सा रीजन है वो मिडल में रहता है, लेकिन इनसे थोड़ा सा अलग। तो ये अपने अपने जो प्लांट होते हैं उनका जो रीजन है उसको बांट लेती हैं, रिसोर्स पार्सनिंग कर लेती हैं, ताकि ये सारे की सारी क्या कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें, एक दूसरे के साथ ये मिलके रह सकें।